बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं पार्किंसंस डिजीज़ या फिर शेकिंग पाल्सी। इसका जो रेफरेंस लिया है वो मैंने सुलेमान से लिया है। ओके, तो अब हम देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले पार्किंसंस एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, डिसऑर्डर है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर हमारे मोटर मतलब जब आप मूवमेंट करना इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे उसमें भी आपको प्रॉब्लम आएगी, और नॉन मोटर जैसे सेंसरी सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, मोटर एंड नॉन मोटर सिम्टम्स हमें आगे और पता चलेंगे कि किस तरीके से इसमें देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पर एक पार्किंसंस डिजीज़ है और एक होता है पार्किंसनिज्म। ठीक है, ये एक ब्रॉड ग्रुप होता है जिसके अंदर ब्रैडीकाइनेटिक सिंड्रोम्स देखने के लिए मिलते हैं। मतलब जो पार्किंसंस डिजीज़ है वो इसके अंदर आता है। ये एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर और बहुत सारी डिजीज़ेज आती हैं, जैसे हंटिंगटन्स डिजीज़ हो गई। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे सिंड्रोम्स देखने के लिए मिलते हैं जिसके अंदर जो स्पीड होती है चलने की या मूवमेंट्स करने की वो स्लो डाउन होती है। ब्रैडीकाइनेटिक सिंड्रोम्स देखने के लिए मिलते हैं, और साथ में यहाँ पर डिस्टर्बेंस देखने के लिए मिलता है डोपामाइन सिस्टम में, जो हमारा वेसल गैंग्लिया के अंदर प्रेजेंट होता है। वेसल गैंग्लिया में डोपामाइन सिस्टम होता है। इसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है। ओके, वेसल गैंग्लिया और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे में, तो आप सर्च करके वहाँ पर देख सकते हो कि डोपामाइन सिस्टम जो होता है वो सबस्टेंशिया नाइग्रा के अंदर प्रेजेंट होता है, जो हमारे मूवमेंट्स को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। ओके, अब देखो यहाँ पर जो लेट ऑनसेट देखने के लिए मिलेगा ये वो मिलेगा आपको 50 से कम में, और जो यंग ऑनसेट देखने के लिए मिलेगा वो 21 साल से कम में भी हो सकता है। ओके, तो ये यंग और ओल्डर दोनों तरीके के पीपल्स के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। अब देखो यहाँ पर पैथोफिजियोलॉजी क्या है इस डिज़ीज़ की। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जो वीडियो है वो ठीक है आप देख लेना बाद में, बट थोड़ा सा मैं डायरेक्ट पाथवे और इनडायरेक्ट पाथवे को आपको रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, ये है आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और यहाँ से आपका ये फाइबर्स निकलते हैं, इसको बोलते हैं हम ग्लूटामर्जिक फाइबर्स। ठीक है, यहाँ पर ये आपका स्ट्राइटम है, ये आपका प्यूटामेन और स्ट्राइटम होता है। ठीक है, ये आपको डिटेल में वहीं पर देखने के लिए मिलेगा, बस मैं यहाँ पर एक रिवीजन करा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका ग्लूटामर्जिक फाइबर निकलता है और इस तरीके से यहाँ पे ग्लूटामेट देता है, तो इसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। और जब यहाँ पर ये गावर्जिक फाइबर्स गावा को रिलीज़ करते हैं, और जहाँ पर गावा ज़्यादा रिलीज़ होती है तो यहाँ से जो फिर आपके गावर्जिक फाइबर्स जा रहे हैं थैलेमस में, थैलेमस से फिर यहाँ पर आपका डायरेक्ट पाथवे कंप्लीट होने वाला होता है, और यहाँ पर गावा कम निकलता है, इसीलिए ये जो है ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बिकॉज गावा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है, ये तो था आपका डायरेक्ट पाथवे। ओके, अब है आपका इनडायरेक्ट पाथवे, जो कि आपका सबथैलेमस एंड आपका सबस्टेंशिया नाइग्रा को तो इन्वॉल्व नहीं करता है। सबस्टेंशिया नाइग्रा यहाँ पर देखो, सबस्टेंशिया नाइग्रा जो है वो आपका डोपामाइन को रिलीज़ करता है। ठीक है, डोपामीन को रिलीज़ करता है, इसी वजह से आपका जो डोपामीन अगर कम हो जाता है तो यहाँ पर पूरा ये जो सिस्टम है ये सारा चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो इसी की वजह से पार्किंसंस डिजीज़ भी होता है। एक नॉर्मल मूवमेंट कराने के लिए आपका डोपामीन और एसिटाइकोलिन का सीक्रेशन जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर डोपामीन कम हो जाएगा तो वहाँ पर आपको ब्रैडीकाइनेटिक मूवमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। ओके, चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, और बहुत सारे और भी सेंसरी मोटर ये सारे चेंजेस सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो इनडायरेक्ट पाथवे आपका इस तरीके से सेम फाइबर यहाँ पर आपका ग्लूटामर्जिक फाइबर आएगा, एंड यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पाथवे के अंदर एक आपका गावर्जिक फाइबर जो है सब थैलेमस के लिए चला जाता है। ओके, तो ये सारा जो है आपका इनडायरेक्ट पाथवे हो गया। ठीक है, ये बाकी आप डिटेल में देख लेना, बिकॉज इसमें अगर मैं सारा एक्सप्लेन करने लगूंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और जो मेन टॉपिक है उससे हम भटक जाएंगे। ठीक है, तो इसको फटाफट से जाके आप अभी भी देख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है,
जो आपका डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स है ना, बीजी बेसल गैंग्लिया के अंदर जो पार्स कंपैक्टा वाला एरिया है, देखो इसके अंदर मैं बताती हूँ, ये है आपका सबस्टेंशिया नाइग्रा। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्स कंपैक्टा जहाँ से आपका डोपामीन रिलीज होता है, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और दूसरा होता है सबस्टेंशिया नाइग्रा रेटिनाकुलम। ओके, तो यहाँ पर आपको इस न्यूक्लियस की डीजनरेशन देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, और क्या होगा, एज डिजीज़, जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस करती जाएगी तो जो न्यूरॉन्स हैं वो अपने आप डीजनरेट होते जाएंगे, और यहाँ पर एक प्रोटीन जो है वो बन जाती है, प्रोटीन बन जाती है जिसे हम बोलते हैं मतलब वो जुड़ जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, उसे बोलते हैं ल्यूज बॉडीज़। ठीक है, इसकी वजह से जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं वो और ज़्यादा जल्दी ब्रेन सेल्स जो हैं वो डेड होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। अब देखते हैं इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसे होती है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में हमें 3 तरीके के सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे। पहला हुआ कार्डिनल मोटर सिम्टम्स, सेकेंड वन इज मोटर सिम्टम्स, अदर मोटर सिम्टम्स, और दूसरा है नॉन मोटर सिम्टम्स। ठीक है, तो एक एक करके हम इनको देखते हैं। कार्डिनल मोटर सिम्टम्स वो होते हैं जो आपकी मूवमेंट्स को स्लो करने से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी को रिजिडिटी होगी तो उसके क्या होगा, मूवमेंट्स स्लो डाउन हो जाएंगे। ओके, ठीक है, अब मैंने इसके अंदर थोड़ा मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बट मैं जो बोल रही हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको थोड़ा सा आप लिखना चाहो तो अलग से लिख भी सकते हो। तो इसके अंदर जो है ना, हमें लेड पाइप टाइप की रिजिडिटी देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपका एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा, पूरी रेंज ऑफ मोशन में आपका जो रेजिस्टेंस है वो सेम रहेगा, बिकॉज इसके अंदर जो एंटागोनिस्ट और अगोनिस्ट मसल्स की सप्लाई होती है ना, उसके अंदर पूरा का पूरा रिजिडिटी देखने के लिए मिलती है। इसी वजह से आपका पूरी की पूरी हर एक डायरेक्शन में रेजिस्टेंस सेम रहेगा। ओके, इसमें जो है आपका रेस्टिंग एनर्जी भी एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, क्योंकि रिजिडिटी की वजह से एक ऑलवेज कॉन्ट्रैक्शन हमें मसल्स के अंदर देखने के लिए मिलता है, और उसमें एनर्जी कंजप्शन होता है, तो इसी वजह से आपका रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा और फटीक लेवल भी इंक्रीज होगा। दूसरा है ब्रेडिकाइनेशिया। ब्रेडिकाइनेशिया होता है कि आपका स्लोनेस ऑफ द मूवमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। जो ब्रेडिकाइनेशिया है उसका एक मेन रीज़न ये भी होता है कि जो इंसान की थिंकिंग होती है ना, वो भी स्लो डाउन हो जाती है, कि वो सोच ही नहीं पाएगा तो मूवमेंट इनिशिएट कैसे करेगा। ठीक है, तो उसको जब हम मुंह में सोचने को, जो थिंकिंग है, स्लोनेस ऑफ थॉट्स हैं, उसको बोलते हैं हम ब्रेडिफ्रेनिया। ठीक है, जिसकी वजह से आपको ब्रेडिकाइनेशिया देखने के लिए मिलता है। ठीक है, दूसरा है आपका ट्रेमर्स देखने के लिए मिलते हैं। इसके अंदर आपको जब जो इनिशियल स्टेज होगी ना पार्किंसंस की, उसमें आपको रेस्टिंग ट्रिमर्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, और ये मूवमेंट्स जो हैं, जो आपके ट्रेमर्स हैं, ये स्लीपिंग के टाइम डिसअपेयर हो जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है कि जब आप आराम से बैठे हुए हो तो ये आपको ट्रेमर्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से ट्रिमर्स देखने के लिए मिलेंगे, बट जैसे आप कुछ काम करना शुरू करोगे तो ये उससे सप्रेस्ड हो जाएंगे। ठीक है, ये होते हैं आपके रेस्टिंग ट्रिमर्स। लेकिन जैसे जैसे जो डिजीज़ है वो सीवियरिटी की तरफ प्रोसीड करेगी तो आपको काइनेटिक ट्रिमर्स देखने के लिए मिलेंगे, जो आप मूवमेंट्स भी करोगे ना तो भी आपको हमेशा ही देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, वो आपके सप्रेस्ड नहीं होंगे किसी भी तरीके से। ओके, एंड थर्ड फिर आपका कार्डिनल मोटर सिम्टम्स के अंदर आता है पोस्चरल इनस्टेबिलिटी। ठीक है, इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो नी और हिप फ्लेक्सर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्चर्स के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा उनका पोस्चर ही चेंज हो जाता है पार्किंसंस के पेशेंट का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अदर मोटर सिम्टम्स जो हैं वो है आपका मसल परफॉर्मेंस। मसल परफॉर्मेंस क्या होगा, जो आपकी मसल है ना वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी, उसका जो टॉर्क प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाएगा। ठीक है, टॉर्क प्रोडक्शन हो जाएगा तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएगी, और उसकी जो एक्टिविटी है ना वो लिमिटेड हो जाएगी पेशेंट की। ठीक है, अब देखते हैं गेट मोटर फंक्शन भी यही होता है कि मतलब वो फंक्शन नहीं कर पाएगा तो वो उसकी मोबिलिटी कम होगी, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर देखो गेट क्या होता है। गेट में क्या हमें देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहले तो हमें ब्रेडिकाइनेशिया मतलब कि उसके जो स्टेप्स होंगे वो स्लो हो जाएंगे।
ठीक है, उसके जो मैं यहाँ पे मेन पॉइंट लिख लेती हूँ साथ के साथ, जो उसके स्टेप्स होंगे वो स्लो डाउन हो जाएंगे, बहुत धीरे धीरे चलेगा, स्लोली स्लोली चलेगा, ठीक है, स्लोनेस देखने के लिए मिलेगी। उसके शॉर्टर स्टेप्स होंगे जिसकी वजह से उसका जो कैडेंस होगा ना वो इंक्रीज हो जाएगा, शॉर्टर स्टेप्स होंगे, ओके। और उसका एक स्टूप्ड पोस्चर देखने के लिए मिलेगा जो आगे की तरफ झुका हुआ होगा, ठीक है। अगर आपने कभी पेशेंट देखा हो तो यहाँ पर स्टूप्ड पोस्चर देखने के लिए मिलेगा, और उसको टर्न करने में इशू आएगा, जैसे आप चल रहा है, आपने पीछे से आवाज़ लगाई तो वो जब टर्न करेगा ना तो उसको टर्निंग में डिफ़िकल्टी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको एपिसोडिक और फ्रीजिंग इन द गेट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, चलते चलते एकदम से फ्रीज हो जाएगा, वो रुक जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ मोटर सिम्टम्स। अब देखते हैं नॉन मोटर सिम्टम्स क्या होते हैं। नॉन मोटर सिम्टम्स बहुत सारे होते हैं जो हमें पेशेंट्स के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, और ये जो नॉन मोटर सिम्टम्स होंगे ना वो आपको पहले देखने के लिए मिलेंगे, उसके बाद आपको मोटर सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इसके अंदर आता है डिस्फेजिया, मतलब कि उसको खाने को निगलने में दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। सेलोरिया, सेलोरिया का मतलब है कि जो उसकी ड्रॉलिंग है, जो लार टपकती है वो बहुत ज़्यादा टपकेगी, और रात के टाइम ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी पैदा कर देगी पेशेंट के लिए। स्पीच डिसऑर्डर देखने के लिए मिलेगा, उसकी जो वॉइस की वॉल्यूम होगी वो कम हो जाएगी, जब वो बोलेगा तो अनकंट्रोल्ड वे में बोलेगा, उसकी जो वॉल्यूम होगी, जो आवाज़ की वो जो होगी ना वो हॉर्स होगी, और ब्रीथिंग वे में लगेगा, हांफते हुए बोलेगा, ठीक है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है काफ़ी, जो है आपकी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ठीक है। इसको हम दूसरा नाम देते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन। इसके अंदर क्या होता है, हाइपोटेंशन एज वी ऑल नो कि जो बीपी है वो डाउन होगा, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जैसे वो उठ के बैठेगा ना उसी में उसका बीपी डाउन हो जाएगा। वो भी कैसे कि 20 Hg कम हो जाएगा सिस्टोलिक, और 10 Hg कम हो जाएगा डायस्टोलिक के अंदर। विद इन 3 मिनट्स के अंदर ही ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी, ओके। और बहुत शार्प डाउन होगा, ये हाइपोटेंशन जो है बहुत शार्प होगी, उठने से बैठने तक ही हो रही है तो सोच लो कितना शार्पली होगा, ठीक है। स्लीप डिसऑर्डर देखने के लिए मिलेंगे, विजुअल परसेप्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका ऑल्फैक्टरी डिसफंक्शन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आपका लोअर बैक पेन भी हो सकता है, हाइपर एलर्जिया भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ही सिम्टम्स मैंने लिखे हैं बिकॉज बहुत सारे सिम्टम्स हैं। हाइपर एलर्जिया हो जाएगा मतलब वो पेन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, ठीक है। उसका जो लिविडो होगा ना वो भी डिक्रीज हो जाएगा, और उसके कॉग्निटिव डिसफंक्शंस भी देखने के लिए मिलेंगे, ओके। जैसे कि उसे डिफ़िकल्टी होगी अटेंशन देने में, ठीक है। वर्बल फ्रिक्वेंसी उसकी डिस्टर्ब होगी, वो कोई भी चीज़ प्लान नहीं कर पाएगा, याद नहीं रख पाएगा बहुत सारी चीज़ों को। तो डिप्रेशन, एंजाइटी, ये और भी कुछ सिम्टम्स हैं जो वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेंगे। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन कि हम कैसे सीवियरिटी को डिसाइड करेंगे कि पार्किंसंस की कितना कौन सा लेवल है, ठीक है। उसी हिसाब से तो हम इसका वो डिसाइड करेंगे ना कि प्रोटोकॉल में क्या रखना है, ठीक है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट कि हमारा ये जानना ज़रूरी क्यों है ये सारी चीज़ें, पार्किंसंस की स्टेजेस वगैरह, और यहाँ पर अभी हम आगे मेडिसिन्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, कौन सी मेडिसिन लेते हैं। बिकॉज एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पार्किंसंस के पेशेंट के अंदर, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा टाइम तक इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से टाइम उसको फटीकनेस फील होगी, कौन से टाइम जो मेडिसिन से वो वर्क कर रही हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। उसका फटीक लेवल क्या है या कौन सी स्टेज है, कितना इम्प्रूवमेंट हमें उसके अंदर देखने के लिए मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें तभी पता होगी जब हमें उसके आगे पीछे की भी कहानी पता होगी डिजीज़ के बारे में, ओके। तो अब हम देखते हैं हॉर्न एंड यार क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी स्केल। इसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी स्टेज चल रही है पेशेंट की, ओके। तो टोटल 5 स्टेजेस होती हैं इसके अंदर। पहली स्टेज होती है मिनिमल और एब्सेंट, कोई भी सिम्टम देखने के लिए नहीं मिलेगा, अगर प्रेजेंट भी होगा तो वो यूनिलेटरल प्रेजेंट होगा, मतलब एक ही साइड प्रेजेंट होगा, क्योंकि इनिशियली जब डिजीज़ स्टार्ट होती है तो एक ही साइड सिम्टम्स शो करती है। रिजिडिटी भी देगी तो वो सिर्फ एक ही साइड आपकी रिजिडिटी को देगी, ठीक है, रिजिडिटी देखने के लिए मिलेगी। दूसरी स्टेज के अंदर क्या होगा,
मिनिमल सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन दूसरी स्टेज में आपका बायलैटरल हो जाएगा ये सिम्टम्स, ठीक है। और मिड लाइन इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिलेगी। बैलेंस इम्पेयर्ड, अभी तक सेकेंड स्टेज तक बैलेंस इम्पेयर नहीं होगा, ठीक है। जो यहाँ पर बायलैटरल सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं ना, वो नॉन मोटर सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि स्वेलोइंग में डिस्टर्बेंस हो रहा है या फिर उसको स्लीप डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें, क्योंकि नॉन मोटर सिम्टम्स पहले आते हैं। तीसरी स्टेज है हमारी डिफ़िकल्टी व्हेन टर्निंग और राइजिंग फ्रॉम अ चेयर। अब उसको डिफ़िकल्टीज देखने के लिए मिलेंगी बैलेंसिंग में, उठने में, बैठने में, थर्ड स्टेज के अंदर, लेकिन वो अभी भी इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफस्टाइल को जी पा रहा होगा। एडीएस वो अभी भी अपने आप कर पा रहा होगा, एम्प्लॉयमेंट कर पाएगा अभी भी, ठीक है। जब फोर्थ स्टेज आती है तो इसके अंदर सारे सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे और सीवियर कंडीशन में प्रेजेंट होंगे। उसको उठने में, बैठने में, चलने में, सब में दिक्कत होगी, बैलेंस भी खराब हो जाएगा और वो असिस्टेंस पर आ जाएगा, ठीक है। ये है आपकी फोर्थ स्टेज। और फिफ्थ स्टेज हो जाती है जब वो बिल्कुल बेड रिडन और व्हील चेयर पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी 5 स्टेजेस। अब देखो, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं हम मेडिकल मैनेजमेंट, कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या हो रहा होगा, उस हिसाब से हम अपना एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल भी डिसाइड करेंगे और देखेंगे कि जो पेशेंट हमारे पास आ रहा है, क्या उसके जो सिम्टम्स हैं वो और ज़्यादा बिगड़ रहे हैं या उसको चेंजेस ऑफ मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही है। तो वो सारे साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हमें पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि जो हमारा मैनेजमेंट होता है ना, मेडिकल मैनेजमेंट, वो वर्क करता है क्योंकि ये जो डिज़ीज़ है ना, ये प्रोग्रेस होती है। तो हमारा क्या काम होगा कि इसकी प्रोग्रेस को स्लो डाउन करना, क्योंकि इसको हम प्रॉपरली तो नहीं रोक सकते, ठीक है। बस इसकी प्रोग्रेस को स्लो डाउन करेंगे तो जो सिम्टम्स आपके 5 साल बाद दिखने वाले होंगे, मतलब जो उनका टाइम होगा, जो भी आपको 5 साल के बाद दिखने वाले होंगे, हो सकता है वो 20 साल बाद दिखें, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके प्रोग्रेशन को रोकते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, न्यूरो प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे कि ट्रेमर्स हैं तो हमारा क्या होगा कि हम ट्रेमर्स को कम करें, बैलेंसिंग को सुधारें, वो सारी चीज़ें। न्यूरो प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजीज का मतलब है कि क्योंकि इसके अंदर न्यूरो डीजनरेशन हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डीजनरेशन होना शुरू हो जाती है, तो हम यहाँ पे न्यूरो प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजीज भी यूज़ करेंगे। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर कि मेडिसिन जो है वो फिक्स्ड शेड्यूल के अंदर देखने के लिए मिलें, क्योंकि एक जो पर्टिकुलर डोज होती है मेडिसिन की, उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि वो उतने बजे से उतने बजे तक ही असर करेगी। उसके बाद जो मेडिसिन होती है वो अपना असर कम कर देती है, स्टेट ऑफ हो जाती है वहाँ पर उसकी मेडिसिन की, और वहाँ पर जो उसके सिम्टम्स होते हैं वो वापस से दिखना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि मेडिसिन कौन सी चलती हैं। तो ट्रीटमेंट थेरेपी क्या चलती है, मेडिकल थेरेपी, वो होता है कार्बिडोपा और लेवोडोपा, ठीक है। कार्बिडोपा इज अ प्रीकर्सर ऑफ डोपामाइन, ठीक है। नॉट कार्बिडोपा, लेवोडोपा जो है वो है प्रीकर्सर ऑफ डोपामाइन। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं हमारी इस थेरेपी को देने के लिए, ठीक है। बेनिफिट्स होते हैं इसके कि ये आपके मोटर सिम्टम्स जो हमें देखने के लिए मिलते हैं उनको कंट्रोल करती है, ब्रैडीकाइनेशिया और रिजिडिटी के ऊपर ये वर्क करती है। इसके अंदर मे बी जो ट्रेमर्स हैं उन पर इम्प्रूवमेंट हमें कम देखने के लिए मिले, बट यहाँ पर आपके ये जो मूवमेंट वेलोसिटी होगी, जो इनिशियल मोटर एक्टिविटी करने का बर्स्ट होता है, मतलब जो पार्किंसंस का पेशेंट होगा ना, वो इनिशिएट नहीं कर पाएगा किसी भी मूवमेंट को ईजिली, ठीक है। उसको वहाँ पर दिक्कत देखने के लिए मिलती है। तो जब आप लेवोडोपा और कार्बिडोपा दोगे ना साथ में, तो उसको इनिशियल बर्स्ट ऑफ द मोटर एक्टिविटी जो है वो उसकी बढ़ जाएगी, वो वर्क को ईजिली करने के लिए इनिशिएट कर पाएगा, ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ये तो कुछ इसके मेडिसिन के फ़ायदे हो गए, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ कि जो लेवोडोपा है ना, ये आपका ब्रेन तक पहुँचते पहुँचते ये आपकी 90% जो है, अगर आप इसको सिंगल दोगे तो 90% जो मेडिसिन है ना वो आपके मेटाबोलाइज हो जाती है ब्रेन से पहुँचने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हम कार्बिडोपा को लेवोडोपा के साथ देते हैं, क्योंकि जो कार्बिडोपा है ना वो लेवोडोपा के मेटाबॉलिज्म को रोक देती है, ठीक है। तो ज़्यादा अमाउंट लेवोडोपा की
आपकी ब्रेन तक पहुंचती है और ज़्यादा असर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स, कि अगर आपका पेशेंट इस वाली थेरेपी पर चल रहा है, अगर उसके अंदर इस तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, तो आपको उसके फिजिशियन से बात करनी है या उसको बताना है कि आपको मेडिसिन चेंज कराने की ज़रूरत है, ठीक है। तो साइड इफ़ेक्ट्स कुछ ऐसे होंगे कि विजुअल हेलोजिनेशन देखने के लिए मिले, या फिर डिप्रेशन जो है उसके अंदर इंक्रीज हो रहा है, जीआईटी चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं या वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एक साइड इफेक्ट है। दूसरा होता है डोपामाइन अगोनिस्ट, बिकॉज हमारा इसके अंदर डोपामीन की जो वैल्यू है ना वो कम हो रही है, तो हम क्या करेंगे, डोपामीन को इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पे अगोनिस्ट प्रोवाइड करेंगे, जिससे उसकी अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। डोपामीन अगोनिस्ट जो है आपका फर्स्ट लाइन मोनोथेरेपी की तरह यूज़ किया जाता है। आप इसको सिंगल भी दे सकते हो, मोनोथेरेपी मतलब इसको पहले ही दे सकते हो पेशेंट को, या फिर साथ में दे सकते हो लेवोडोपा और कार्बिडोपा के साथ में, ठीक है। तो ये आपका इनिशियल वो होता है, ठीक है। इसकी जितनी आप डोज कम रखोगे, मतलब कम डोज में, ये आपका ज़्यादा टाइम तक इफेक्टिवनेस देखने के लिए मिलता है। और डोपामाइन अगोनिस्ट के भी सेम वही फ़ायदे होते हैं कि रिजिडिटी कम हो जाती है, ब्रैडिकाइनेशिया हो जाता है, ब्रैडिकाइनेशिया कम हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, क्योंकि पेशेंट जब आपके पास आता है तो उसका न्यूट्रिशन भी मैटर बहुत करता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें जो है हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट को पेशेंट को बताना है कि आपको प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है अभी के लिए, बिकॉज जो आपका प्रोटीन होता है ना वो आपका लेवोडोपा जो आप उसको मेडिसिन दे रहे हो उसके ऑब्जॉर्प्शन में डिफ़िकल्टीज पैदा करता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको प्रोटीन कम यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रोटीन, बिकॉज प्रोटीन इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ योर डाइट, तो आप उसको प्रॉपरली नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो आपका प्रोटीन इनटेक होगा ना, आपको जब पेशेंट को लेना है जब उसका इवनिंग मील हो, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है, मॉर्निंग में अगर पेशेंट प्रोटीन को लेगा तो उसका जो लेवोडोपा का वो है एब्जॉर्प्शन है ब्रेन के अंदर वो कम हो जाएगा, और उसके जो बाकी सिम्टम्स होंगे, मोटर सिम्टम्स होंगे, वो ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, तो उसकी डेली फंक्शनिंग में एडीएल्स में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए अगर वो शाम के मील में प्रोटीन का इंटेक करता है जब वो लेस एक्टिव है तो उस पर उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपको वाटर इनटेक और डाइटरी फाइबर्स का इनटेक ज़्यादा कराना है पेशेंट को, बिकॉज यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन भी देखने के लिए मिलता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर, जब आपका बिल्कुल कोई भी चीज़ काम नहीं करती है, सारी की सारी जो मसल्स होती हैं वर्किंग करना बंद कर देती हैं और डिस्फेजिया बिल्कुल फेल हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ही वो स्वेलो ही नहीं कर पाता चीज़ों को, तो यहाँ पर एक सर्जिकल मेथड आता है परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी, ठीक है। इसको पैक से नाम से याद कर लो कि जब कुछ काम ना करे तो पैक मारो और सब चीज़ ठीक हो जाएगी, ठीक है। और वैसे इसको ये सीरियस नहीं थी ये चीज़, ओके। पैक से याद कर सकते हैं, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी। इसके अंदर क्या होता है कि आपका डायरेक्ट टमी के अंदर ही इंसिजन किया जाता है और एक ट्यूब के थ्रू फूड को वहीं पर आपका सप्लाई किया जाता है, ठीक है। न्यूट्रिशंस जो भी वैल्यूज़ होती हैं, जो भी उनका देना होता है डॉक्टर्स को, वो चीज़ दी जाती है। अब यहाँ पर देखो एक और बहुत अलग चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने के लिए मिलती है, जो है आपकी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, ठीक है। मतलब ब्रेन के साथ ही कुछ छेड़छाड़ करते हैं, बिकॉज सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड ऑल दीज थिंग्स स्टे इन द ब्रेन। तो अगर उसके अंदर दिक्कत देखने के लिए मिल रही है तो ऑब्वियसली हमें ब्रेन पर भी काम करना पड़ेगा, अगर बाकी सब ट्रीटमेंट्स फेल हो गए हैं, ठीक है, या फिर काम वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, आपका सब क्लैविकुलर एरिया पर, पहले स्ट्रक्चर समझो इसके अंदर करते क्या है कि यहाँ पर एक इम्पल्स जनरेटर लगाया जाता है सब क्लैविकुलर, दिस इज योर क्लैविकल, सब क्लैविकुलर एरिया में, और फिर विद इन द स्किन ही आपका थिन वायर्स को इस तरीके से डाल दिया जाता है ब्रेन के अंदर, इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांट किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि इम्पल्सिस को वो करते हैं और डोपामीन वगैरह के रिलीज को, सीक्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं। अब इसमें इसका मोटा मोटी यहाँ पर देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोड्स को लगाया,
ठीक है। ये जो इम्पल्स जनरेटर है ना, ये इसको इलेक्ट्रोड्स की फ्रिक्वेंसी को मेंटेन करता है, इसकी स्टिमुलेशन के रेट को कंट्रोल करता है। ये पेशेंट खुद भी रेगुलेट कर सकता है, बट जो स्टिमुलेशन होगी ना वो फिजिशियन के थ्रू मेज़र करके दी जाती है, ठीक है, कि पेशेंट की नीड कितनी है। तो यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोड्स को इम्प्लांट कर दिया, ठीक है, ब्रेन के अंदर। इससे क्या होगा, ये इम्प्लांट तो स्मॉल एरिया के अंदर करते हैं, ठीक है, ये स्टिमुलेट तो स्मॉल एरिया को करेगा, बट इसकी वजह से जो चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे ना वो बहुत बड़े लेवल पर, नेटवर्क वाइड लेवल पर देखने के लिए मिलेंगे, जिसकी वजह से जो सिम्टम्स हैं वो आपके जो मोटर सिम्टम्स हैं या सेंसरी सिम्टम्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है, मतलब कि सिम्टम्स कम हो जाएंगे, पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, हर एक पेशेंट गुड कैंडिडेट नहीं होता है। ये नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आपको किसी को भी पार्किंसंस हुआ तो वो जा कर के डीबीएस करा ले, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करा ले, नहीं। वहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं वो चूज़ करते हैं अपनी डिमांड्स के थ्रू या पेशेंट की नीड्स के थ्रू। तो सिर्फ 10 to 20% ही आपके पार्किंसंस के पेशेंट ऐसे होते हैं जो गुड कैंडिडेट्स बनते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड जो होते हैं, इसके भी पर्टिकुलर एक एरियाज होते हैं जहाँ पर इसको प्लेस किया जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट जगह पर प्लेस करने के डिफरेंट रीजंस होते हैं, जैसे कि सबथैलेमिक न्यूक्लियस। ये जो हमारा सबथैलेमिक न्यूक्लियस है, यहाँ पर जो हमारा सबथैलेमिक न्यूक्लियस है, ठीक है, अगर इसके अंदर हम प्लेस कर रहे हैं तो इसका रीज़न होगा कि अगर मेडिसिन को हमें रिडक्शन कराना है, मेडिसिन ज़्यादा टाइम तक पेशेंट नहीं ले पा रहा है या बहुत टाइम तक ले रहा था, अब वो नहीं चाहता कि मैं मेडिसिन लूँ, तो यहाँ पर आप सबथैलेमिक रीजन में न्यूक्लियस में जो है प्लेस करेंगे इलेक्ट्रोड को, ओके। दूसरा होता है आपका ग्लोबस पैलाइडस इंटरनस, जो आपका प्रेजेंट होता है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के इंटरनल एरिया में, ठीक है। यह है आपका ग्लोबस पैलाइडस इंटरनस। यहाँ पर आप इलेक्ट्रोड को प्लेस करेंगे जब 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 आपका डिस्काइनेशिया कॉग्निटिव बिहेवियरल जो है वो कंसर्न है पेशेंट के लिए, ठीक है, जब आपको इन चीज़ों के अंदर चेंजेस लाने हैं, ओके, तो यहाँ पर प्लेस करेंगे। और तीसरा जो रीज़न ऑन रिसर्च ये चल रहा है अभी, तो यहाँ पर प्लेस करेंगे आप पेडेंको पोंटाइन न्यूक्लियस। ये आपके मिड ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लेस करने का रीज़न होगा इम्प्रूव करना गेट को, बैलेंस डिफ़िकल्टीज़ को कम करना। और ये अगर ये चीज़ें जो है आपका गेट इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है, आप इरेस्पॉन्सिव है, मतलब मेडिसिन से उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं निकल के आ रहा है, तो आप डीबीएस डीबीएस करा सकता है पेशेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट, एंड थैंक यू सो मच। सो thank you।